हेलो, वेलकम बच्चों, अनिमेश मैथ्स में आपका स्वागत है। तो अब जो ये एग्ज़ाम है आपका एमडीएस वाला एग्ज़ाम, इसके लिए हम आपको एक सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें अगर आपने किसी भी कारण से तैयारी में कोई कमी रह गई है आपकी, तो इस सीरीज़ को अगर आप देखेंगे, तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा आपके लिए और मैथ्स का जो सेक्शन है, वो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस इन कुछ लेक्चर्स को फ़ॉलो करें, ठीक है? तो चलिए आइए काम शुरू करते हैं। तो हमारा टूल ये रहेगा कि हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, कुछ हर सेशन में। जो क्वेश्चंस आने की जब बहुत ज़्यादा उम्मीद है जैसे क्वेश्चंस आने की और वो उस बेसिस पर है कि जो पिछले साल में क्वेश्चंस आए हैं, उसी को लेकर हम छाँट-छाँट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो तो सबसे बढ़िया क्या होता है, जो पुराने साल के क्वेश्चन आए हैं, उनसे उनको प्रैक्टिस करना, उनसे सीखना। क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में आपने फ़ील किया होगा कि जो पैटर्न है, वो काफ़ी हद तक सेम ही रहता है। सरप्राइज़ वाला एलिमेंट बहुत कम होता है। वो इस एग्ज़ाम में तो नहीं होता है। कुछ एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें सरप्राइज़ वाला एलिमेंट रहता है, बट इन एग्ज़ाम्स में तो एसएससी वाले जो एग्ज़ाम है, इनमें इतना सरप्राइज़ वाला पैटर्न वो नहीं फ़ॉलो करते हैं। तो अगर हम पुराने पैटर्न को ऐज़ कर लें, पुराने पैटर्न को समझ लें कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं, उनको ब्रश अप कर लें, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर हम अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से नहीं भी अच्छे से पढ़ पाए हैं तो। और जो लोग अच्छे से पढ़ भी पाए हैं, तो उनके लिए ये फिनिशिंग टच की तरह होगा, भाई आप जो भी कर सकते हो उसमें से कुछ क्वेश्चन का और इज़ाफ़ा हो जाएगा और थोड़ा-सा क्वेश्चन भी इंक्रीज़ करने से, थोड़ा-सा भी नंबर इंक्रीज़ करने से आपको कट ऑफ तो चलो क्लियर था ही आपका अगर आप ढंग से पढ़ ही रहे थे, लेकिन आपकी जो पोस्टिंग होगी, वो मनचाही पोस्टिंग होगी, मनचाहे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे आपको, तो फ़ायदा तो यार रहेगा ही रहेगा। तो किसी इवेंट में 500 अतिथि हैं, जिसमें से 28% वयस्क पुरुष हैं, 64% वयस्क महिलाएं हैं, ठीक है, और शेष बच्चे हैं। तो कुल कितना होता है? 100% होता है। कुल कितना होता है बच्चा? 100% होता है। तो 28% अगर वयस्क पुरुष ही हैं, 64% वयस्क महिलाएं ही हैं, तो आपको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है ये? 64 में 28 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 92% होता है। मतलब 8% टोटल बच्चे, है ना? 8% बच्चे। तो बच्चे कितने हैं? 8%। 8% किसका निकालना है? 500 का निकालना है ना? यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है ना कि 28% पुरुष हैं, 64% महिलाएं हैं, जोड़ देंगे तो 92% हो जाता है। 92% पुरुष और महिला मिलाकर ही हो गए और क्वेश्चन कहता है कि जो बाकी हैं वो बच्चे ही हैं, शेष बच्चे ही हैं। तो बच्चे कितने होंगे? 8%, कि कोई भी चीज अपने खुद का 100% होती है। तो 8% इसका निकालेंगे बेटा जी, प्रतिशत से 100 कैंसिल हो जाता है, 8×25 40, सीधा आपका उत्तर है। तो आप इस क्वेश्चन को मौखिक भी कर सकते हैं, अगर मौखिक ही करना चाहिए, अगर थोड़ी-सी भी प्रैक्टिस आपकी हो रही है तो, ठीक है? तो हम इन क्वेश्चंस तो हम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे और हम ये भी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस के माध्यम से जो पुरानी चीज़ें उसको रिकॉल करते रहें, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। तो बेटा इस ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होगा? देखो टोटल अगर आपको टोटल नंबर्स दिए होंगे और नंबर डिवाइडेड होंगे किसी-किसी पोर्शन्स में, कि एक पोर्शन मेल का है, एक पोर्शन फीमेल का है, एक पोर्शन चिल्ड्रन का है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल पोर्शन मिला के सम 100% होगा, राइट? उसमें से जो भी दिया है, उसको माइनस करके बाकी जो चीज़ पूछी गई है, वो मिल सकती है। ठीक है? और एक और छोटी-सी बात कि प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? प्रतिशत साइन हटाएँगे ना, तो नीचे 100 से डिवाइड हो जाएगा। 100 से डिवाइड होगा, नीचे 2 ज़ीरो आएँगे, ऊपर 2 ज़ीरो कैंसल हो जाएँगे। तो ये सब करने की बजाय आप डायरेक्टली कर सकते हो कि प्रतिशत से ऊपर का 2 ज़ीरो उड़ा सकते हो। तो थोड़ा टाइम और एनर्जी आपकी बच जाएगी। ठीक है? कोई डाउट होगा तो बताइएगा आप हमें और हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं, फिर इसका ना एक फॉर्मूला है, वो भी बना के याद कर लेंगे कि अगली बार से अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो सीधा-सीधा आप कैसे आंसर करेंगे। बार-बार ये लंबा प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो लंबा प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दिमाग से अगर स्लिप हो गया फॉर्मूला तो क्या हम क्वेश्चन नहीं करेंगे? नहीं, क्वेश्चन तो हमें करना पड़ेगा ना, ठीक है? क्वेश्चन करना नहीं करना तो उस पे डिपेंडेंट हम नहीं छोड़ सकते। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इवन नंबर्स? 50 पॉजिटिव इवन नंबर्स का क्या एवरेज है? तो पहला नंबर कौन-सा है? पहला नंबर तो 2 है, फिर अगला नंबर 4 है और 50वां जो पॉजिटिव नंबर है वो 100 होगा, दिख रहा है? तो अपन और टोटल डिवाइड किससे करना है? 50 से करना है। एवरेज में क्या होता है? एवरेज आप भूले थे नहीं, एवरेज क्या होता है? अगर आप बाय चांस लोग भूल गए हो, तो एवरेज होता है कि टोटल जो आपका योग है वो ऊपर होता है और जितने नंबर्स के बारे में बात करें वो नीचे होता है ना? टोटल जितने नंबर्स के जो जिनका भी आप एवरेज फाइंड करें, उनका ऊपर सम करना होता है ना बेटा? जिनका भी एवरेज फाइंड करें बच्चे,
उनका ऊपर सम करना होता है, और जो काउंट है 50 लोग हैं तो 50 से डिवाइड करो, 25 लोग हैं तो 25 से डिवाइड करो, 20 लोग हैं तो 20 से डिवाइड करो, उस काउंट से में डिवाइड करना होता है। तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 से लेकर 50 कॉमन बचेगा, और नीचे भी एक और 50। बच्चों फॉर्मूला होता है 1 से लेकर 50 तक के सम का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, अगर आप फॉर्मूला रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो एक फॉर्मूला अच्छे से आप नोट करके याद कर लीजिए। 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके एक फॉर्मूला होता है प्लस n, इसका आंसर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अगर आप नहीं पता था आपको या भूल गए थे किसी भी कारण से, तो मेरी गुजारिश है आपसे कि इस फॉर्मूले को अच्छे से आप समझ के याद कर। ठीक है, तो पहले n नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। लिखिए कॉपी में, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम, नेचुरल नंबर समझते हो ना, जो नंबर 1 से शुरू होता है, नेचुरल पहले n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम हो जाएगा, पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम, ये दो तो रहेगा, पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, और आप भूलना मत कि एवरेज निकाल लो, तो ये वाला 50 तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, इससे दो दो कैंसिल हो जाएगा, 50-50 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर 51 आ जाएगा। ठीक है, तो आप याद कर लो, आप याद कर लो कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको पहले n पॉजिटिव इवन नंबर्स का एवरेज पूछा है, तो आप प्लीज याद कर लीजिए, कॉपी में लिखिए कि आपका उत्तर हो जाएगा सिंपली n प्लस। लिखिए कॉपी में, तो कॉपी में लिखो कि अगर पहले n इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज पूछा जाएगा, तो उसका उत्तर सीधा सीधा होगा n प्लस 1। बात खत्म। तो इस क्वेश्चन को लिख के करने की जरूरत ही नहीं थी। 50 देखा, 51 उत्तर, आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन, ऐसे करना था। तो चलो सर, और दूसरा भी एक बार देख लेते हैं, एक बार दूसरा वेरिएंट भी देख लेते हैं कि पहले n ऑड पॉजिटिव नंबर्स का क्या एवरेज होगा, वो भी देख लेते हैं। पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक है, फाइन, कर लिया नोट सभी ने? तो पहले पहले n ऑड, पहले n ऑड पॉजिटिव नंबर्स का औसत। देखिए कॉपी में, पहले n ऑड पॉजिटिव नंबर्स का औसत। देखिए हेडिंग जल्दी लिखा। तो एक बात पे गौर करो, 1 1 होता है 1 का स्क्वायर, पहला, फिर 1 और 3 को ऐड करो, पहले दो नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, 1 और 3 को ऐड करो, कितना होता है 4। 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 2 का स्क्वायर होता है। फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 करिए, 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना होता है 9, वो होता है 3 का स्क्वायर। फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 करिए, होता है 16, जो कि होता है 4 का स्क्वायर। तो आप ये गौर कर रहे हो कि पहले n ऑड पॉजिटिव नंबर्स का जो सम है वो n स्क्वायर के बराबर होता है। क्या मेरे प्यारे बच्चे आप गौर कर पा रहे हैं कि पहले n ऑड पॉजिटिव नंबर्स का जो सम है वो n स्क्वायर के बराबर होता है। तो भाई अगर सम n स्क्वायर है और एवरेज के लिए आपको n से डिवाइड करना होता है, तो n स्क्वायर से n डिवाइड करेंगे तो आपका उत्तर सिर्फ n रह जाएगा ना। ऐसा समझ में? कैसे? आप याद करो कि पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है। कैसे? चेक करके देख लो, 1 को ऐड करो 1 के साथ, 1 को ऐड करो तो 1 का स्क्वायर होता है, 1 को 3 के साथ ऐड करो 4, वो 2 का स्क्वायर होता है, 1 3 5 ऐड करिए 9, वो 3 का स्क्वायर होता है, 1 3 5 7 16, 4 का स्क्वायर होता है। एक और कर ले, 1 3 5 7 9 25, 5 का स्क्वायर होता है। तो पहले n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम n स्क्वायर के बराबर होता है। तो सम अगर n स्क्वायर हो गया और काउंट n है, एवरेज के लिए काउंट से डिवाइड भी तो करना होता है। सम अगर n स्क्वायर हो गया बेटा जी और काउंट अगर n है, n स्क्वायर डिवाइड बाय n, आपका n उत्तर रह जाएगा औसत। तो आप याद कर लो कि अगर n, अगर आपको पॉजिटिव इवन नंबर्स का एवरेज चाहिए, n पॉजिटिव इवन नंबर्स का, तो n प्लस 1 उत्तर होगा। अगर आपको n पॉजिटिव ऑड नंबर्स का एवरेज चाहिए तो n सीधा उत्तर होगा। याद रहेगी बात आपको? S1 S2 एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, S2 S3 उसी कार्य को 27 दिन में कर सकते हैं, और S3 S1 उसी कार्य को 54 दिनों में कर सकते हैं। अगर सभी लोग एक साथ मिले तो काम का 50% कितने दिनों में होगा? जानबूझ के ये सब ऐसे पूछते हैं क्योंकि कोई भी बंदा सबसे पहले टोटल काम का टाइम निकालता है, वो 50% पे ध्यान ही नहीं देगा। तो पहले हम टोटल काम का टाइम निकाल लेते हैं, 50% काम है तो आधा ही समय लगना है। ठीक है, तो 18 ऐसे क्वेश्चंस पे क्या करते हैं, क्या सिखाया आपने?
या सीखा नहीं तो आप सीख लो, ऐसे क्वेश्चन में जो टाइम होता है ना, जो दिन होते हैं, उनका आप एलसीएम ले लो, है ना? क्या ले लो? एलसीएम ले लो। तो 18, 27 और 54 का जो एलसीएम होगा बच्चे, वो क्या हो जाएगा? 18-54 तो 54 हो जाएगा, तो बात और 27 से 54 की रहती है, तो 54 ही हो जाएगा। मतलब 54 ही यूनिट ले लो आप एलसीएम। तो आप मान लीजिए कि मान लेते हैं जो काम है वो 54 यूनिट्स का है। मान लेते हैं बेटा जी जो काम है वो 54 यूनिट्स का है। अगर काम 54 यूनिट्स का है बच्चे मेरे, अगर काम 54 यूनिट्स का है तो S1 प्लस S2 मिलकर S1 प्लस S2 पर डे, S2 प्लस S3 पर डे और S3 प्लस S1 पर डे, इसका हिसाब लगा सकते हैं ना? ठीक है, काम 54 यूनिट्स का है ना? काम 54 यूनिट्स का है। तो अगर S1 S2 को 18 दिन लगते हैं 54 यूनिट का काम करने में, तो एक दिन में वो 13 यूनिट का काम करते, 3 यूनिट का काम करते हैं। S2 S3 को 27 दिन लगते हैं 54 यूनिट काम करने में, तो एक यूनिट काम करने में एक दिन में वो 2 यूनिट काम कर सकते हैं। अगर S3 S1 को 54 दिन लगते हैं 54 यूनिट काम करने में, तो वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकते हैं। तो ये जो 3 to 1 लिखा है ना बेटा जी, ये आपने एक दिन का टोटल काम करने की क्षमता लिखी है। ये क्या लिखा है आपने? एक दिन में काम करने की क्षमता लिखा है। ठीक है, याद रहेगा, आपने एक दिन में काम करने की क्षमता लिखा है। तो अब इंडिविजुअल क्षमता की बात करेंगे, तो पहले सबको ऐड कर दो। तो ये ट्वाइस ऑफ S1 S2 S3, इसका जो मान है वो आ जा रहा है कितना? 3 तो 5 1 6। S1 प्लस S2 प्लस S3 3 आ जा रहा है। 3 क्या चीज है? ये 3 है कि वो एक दिन में तीनों मिलकर 3 यूनिट काम कर सकते हैं। ये क्या है बेटा मेरा? कि एक दिन में तीनों मिलकर 3 यूनिट काम कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए अगर समझ नहीं आया तो। ये आपने काम को 54 यूनिट का काम मान लिया है। तो अगर 18 दिन में 54 यूनिट कोई काम कर सकता है, तो एक दिन में वो 3 यूनिट काम कर सकता है, जो कि S1 प्लस S2 की कहानी है। कोई अगर 27 दिनों में 54 यूनिट काम कर सकता है, तो वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, जो कि S2 प्लस S3 की कहानी है। कोई अगर 54 दिनों में 54 यूनिट काम कर सकता है, तो एक दिन में वो 1 यूनिट काम कर सकता है बेटा, तो S3 प्लस S1 की कहानी है। गॉट इट? तो सबको ऐड कर दीजिए, तो ट्वाइस ऑफ S1 प्लस S2 प्लस S3 6 यूनिट बनता है एक दिन में। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 एक दिन में बनता है 3 यूनिट। आपको काम कितना करना है? 50% काम करना है ना? काम कितना करना है? 50% करना है। तो 50% काम 50% ऑफ किसका? 54 यूनिट का, है ना? 50% किसका? 54 यूनिट। 50% कितना होता है? आधा होता है। तो वो कितना होता है? 27 यूनिट। मतलब बेसिकली आपको 27 यूनिट का काम करना है ना? ऑफ कोर्स ये मौखिक कर सकते हैं, मैं बस समझा रहा हूँ आपको। आपको काम बच्चा मेरा 27 मिनट का करना है और 3 मिनट का काम एक दिन में किया जा सकता है। तो जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 27 मिनट का टोटल काम करना है और आपके तीनों मिलाकर जो एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता है, वो 3 है। तो आपका समय कितना लगेगा? 9 दिन का टाइम लगेगा ना? अब बोलोगे सर ये तो बहुत टाइम लगा दिया आपने सॉल्व करने में, तो कैसे इतनी जल्दी-जल्दी सॉल्व करेंगे? तो बेटा जी सॉल्व करने टाइम पे किसी को समझाना नहीं होगा ना आपको, तो अपने लिए सॉल्व करेंगे, तो बहुत हद तक वर्बली कर सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं, इस प्रश्न को काफ़ी स्ट्रेस उड़ा सकते हैं। जैसे कि यहीं पे कर लो, मान लो 54 यूनिट लिखा आपने, 3, 2, 1 लिखा, अब ऐड कर दो 6, 6 को 2 से डिवाइड करो 3, इसका आधा कर दो 27, 27 बटा 3 9, मतलब समझ रहे हो? इतनी जल्दी-जल्दी आप सोच के कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो। और प्रैक्टिस अच्छी कैसे करोगे? बस हमारे साथ रह के। ये तुम्हारा पहला सेशन है, ऐसे और सेशंस आप अटेंड करेंगे बच्चे। आप ऐसे और सेशंस अटेंड करेंगे और वेरिएशंस देखेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और अच्छी होती चली जाएगी ना, तो फटाफट से मौखिक कर लेंगे, तो टाइम और एनर्जी आपकी बचेगी। तो करुण ने वरुण से 12,000 रुपए लिए और 15,000 रुपए तरुण से लिए। बड़ा ही पैसे लेने वाला टाइप आदमी, इसको पैसे मत देना कोई। और दोनों से 2-2 साल के रेट पर लिए, 2 साल के समय पर लिए और रेट दोनों से सेम। अब उसने 1680 रुपए वरुण को दिए, तो उसने करुण तरुण को कितने पैसे दिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो अगर रेट सेम है, टाइम सेम है, तो जो इंटरेस्ट बना है वो उसी प्रोपोर्शन में होगा जिस प्रोपोर्शन में आपने कर्ज लिया है
है ना? अगर आपने ब्याज का दर सेम है आपके लिए, समय सेम है, तो 2 जगह से अगर आपने कर्ज लिया है, तो जो ब्याज बनेगा वो मूलधन के प्रोपोर्शन में होगा ना। जैसे अगर हमने डबल मूलधन किसी से लिया है, तो आपका ब्याज भी डबल होगा। आपने 3 गुना मूलधन किसी से लिया है, तो ब्याज भी 3 गुना होगा। कब? अगर आपका रेट और टाइम सेम है तो, है ना बेटा? तो वही तो केस है। तो आप ऐसे समझो कि जो वरुण जी को ब्याज बना है 1680 रुपए, वो किस बेसिस पे बना है? वो 12,000 के बेसिस पे बना है। 1680 रुपए वरुण जी का जो ब्याज है वो 12,000 के बेसिस पे बना है। तो तरुण जी का जो ब्याज है वो नहीं पता कितना बना है, और वो किस बेसिस पे बनना है? 15,000 के बेसिस पे बनना है। किस बेसिस पे बनना है बच्चा? 15,000 के बेसिस पे बनना है। x बटा 15। ठीक है। अब x का मान तो आप फटाफट से निकाल लोगे ना, 3 जीरो से कैंसिल कर दोगे इसको, है ना? 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 420 हो जाएगा। जी सर, 420, और 5 को 420 से गुना कर देंगे बेटा जी, 2100 आपका उत्तर आ जाएगा। देख रहे हो? अब ये सब चीजें आप पहले से पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ चुके हो तो ये टारगेट है हमारा कि इन सब चीजों के माध्यम से आप अपना काम बहुत कम कर सकते हैं, और जिस भी कारण से आपने पढ़ाई नहीं की थी, तब भी आप एमटीएस का एग्जाम बहुत अच्छा कर सकते हैं मैथ्स के सेक्शन में, अगर हमारी बातें फॉलो करेंगे तो। ठीक है, आया समझ में? तो 12 संतरों का विक्रय मूल्य 19 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 संतर 15 संतरों, सॉरी नॉट 12, 15 संतरों का 15 संतरों का जो सेलिंग प्राइस, ठीक है, 15 संतरों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है 19 संतरों के कॉस्ट प्राइस के। तो आप एसपी और सीपी का अनुपात निकाल सकते हैं ना बच्चा। आप बोल सकते हैं ना कि एसपी ओवर सीपी इज इक्वल टू 19 बटा 15। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब ये है कि सीपी अगर 15 यूनिट है तो एसपी 19 यूनिट है। सीपी कम एसपी ज्यादा, किसका केस है? लाभ का केस है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है बेटा जी। 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है ना? 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, वो 15 के बेस पर हो रहा है। 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है मेरे बच्चे, वो 15 के बेस पर हो रहा है। तो 4/15 आपका फ्रैक्शन होगा, और फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से गुना करें। आई बात समझ में? आंसर निकालें, कैलकुलेशन कर लें। तो 5 से करेंगे तो 3, 5 से करेंगे तो 20, तो 80/3, 26.7% के आसपास आपका उत्तर है। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आप भूल गए हो कॉन्सेप्ट, आपको याद दिला दूं तो एक क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य वो रकम होती है जिसमें सामान खरीदा जाता है। विक्रय मूल्य वो रकम होती है जिसमें सामान बेचा जाता है। ऑफ कोर्स विक्रय मूल्य अगर अधिक है तो प्रॉफिट होता है, विक्रय मूल्य कम है तो नुकसान होता है। प्रॉफिट और लॉस का जो प्रतिशत है वो हमेशा क्रय मूल्य की बेसिस पर फाइंड किया जाता है। इतना आपको याद आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, बाकी आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट अगर है ना पर्टिकुलर, आपको लगता है कि हमें कोई टॉपिक ऐसे टच करना चाहिए, तो प्लीज खुलकर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। तो हमारा यही टारगेट ही है कि ठीक है, पूरा पूरा कोर्स तो आपको बहुत जगह से मिल जाएगा, हम भी पूरा कोर्स करेंगे, इवेंचुअली पूरा कोर्स हम भी करेंगे। तो अभी हमारा ये है, जो बच्चे बिजी शेड्यूल की वजह से, क्योंकि मैं खुद समझता हूँ कि लाइफ में आदमी बिजी हो जाता है बहुत सारे कामों में, तो कई बार बिना खराब इंटेंशन के भी नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे। ठीक है, कुछ बच्चे तो ठीक है, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देते, इसलिए गड़बड़ कर देते हैं। कुछ होते हैं कि कॉलेज में बिजी हैं, किसी जॉब में बिजी हैं, तो नहीं इतना समय निकाल पाते, लेकिन दिमाग बड़ा तेज होता है उनका, पीछे चीजें पढ़ी होती हैं। तो अगर कोई हल्का सा गाइड कर दे ना उनको, तो एग्जाम अच्छा कर सकते हैं। यही हमारी कोशिश है आपकी। तो अगर कोई खिलौना खरीदता है 400 रुपए में और 15% के नुकसान पर बेचता है, तो क्या सेलिंग प्राइस होगा? 15% का नुकसान, तो नुकसान हुआ कितना, है ना? नुकसान अभी अभी थोड़े, मैं पिछले क्वेश्चन में आपको याद कराया कि प्रॉफिट और लॉस का जो प्रतिशत है ना, वो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। तो नुकसान 15% हुआ, किसका? किसका नुकसान? ये क्रय मूल्य पे नुकसान होता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन में समझाया था बेटा जी कि प्रतिशत और 100 जीरो डबल जीरो का साइन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जो लॉस हुआ बच्चे मेरे, वो 60 रुपए का लॉस हुआ, है ना?
तो खरीदा क्या 400 रुपए में और 60 रुपए का लॉस हुआ है, तो जो विक्रय मूल्य होता है, आप याद कर लीजिए, वो क्रय मूल्य माइनस लॉस के बराबर होता है ना। जो विक्रय मूल्य होता है बेटा जी, विक्रय मूल्य माइनस लॉस के बराबर होता है। अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट प्लस हो गया होता, लॉस है तो लॉस से भी माइनस हो रहा है। तो 400 रुपए में आपने सामान खरीदा, 60 रुपए का भगवान न करे किसी कारण से आपका नुकसान हो रहा है, तो कुल मिला के बात ये है 340 रुपए में आपको सामान को बेचना पड़ रहा है। बहुत ही खराब धंधा कर रहे हो आप, जो भी कर रहे हो करो मत। ठीक है। अच्छा। एक पुलिसमैन ने एक चोर को देखा 200 मीटर पे और पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिसमैन को करना भी चाहिए पीछा, और पीछा 9 किलोमीटर पर आवर की दौड़ से वो रहते, और चोर 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ता है। अच्छे पुलिस वाले हमारे देश में। तो कितने समय बाद पकड़ लेगा? तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, रिलेटिव स्पीड। तो जो रिलेटिव स्पीड है, मतलब पुलिस वाला 9 की स्पीड से दौड़ रहा है, चोर 7 की स्पीड से दौड़ रहा है, तो हम अगर ये मान लें कि चोर स्टेशनरी है, मतलब चोर अपने रिस्पेक्ट में पुलिस वाले को देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो खड़ा है, चोर को ऐसा लगेगा कि मैं खड़ा हूँ और पुलिस वाले भाई साहब मेरी तरफ 2 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये लॉजिक समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो, आप कभी ट्रेन, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ट्रेन का ही होता है कि आप किसी ट्रेन में बैठे हो, वो ट्रेन मान लो 50 की स्पीड से जा रही है, दूसरी ट्रेन 70 की स्पीड से आ रही है, तो आपको ऐसा लगता है उस समय कि वो सामने वाली ट्रेन 120 की स्पीड से आ रही है आपकी तरफ, क्योंकि आप अपने आप को समय स्टेशनरी खड़ा मान लेते हो। आप मानते हो कि आप बिल्कुल वहीं पर हो, आप नहीं हिल रहे हो। तो आप जो 50 से चल रहे थे, आप अपने आप को खड़ा मान लिया और ट्रेन 70 से उधर से आ रही थी। तो अगर अलग डायरेक्शन में आ रही है, तो स्पीड बढ़ने की हमें प्रतीत होता है, 120 हो जाएगा, 50 से 70। ठीक है। अब कोई इमेजिन करो, ऐसे तो बहुत कम हुआ होगा, लेकिन इमेजिन करो कि आपकी ट्रेन 50 की स्पीड से चल रही है और बगल वाली ट्रेन 30 की स्पीड से चल रही है। तो आपको ऐसा लगेगा कि वो 20 की स्पीड से वो ट्रेन पीछे चली जा रही है। ऐसा लगेगा ना? आई रिपीट, आपकी ट्रेन 50 की स्पीड से चल रही है और बगल वाली ट्रेन उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में 30 की स्पीड से चल रही है। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप वहीं पर हो, वो ट्रेन 20 की स्पीड से पीछे चलती चली जा रही है। तो अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपस में स्पीड माइनस हो जाते हैं, अगर अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाते हैं रिलेटिव स्पीड। इसमें क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में चोर भाई साहब भाग रहे हैं उसी डायरेक्शन में पुलिस वाले भाई साहब भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस हो जानी है ना। तो जो रिलेटिव स्पीड होगी बेटा जी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो 9 माइनस 7, 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आप सीख लो। वैसे तो मिनट्स वगैरह है, सेकंड ठीक रहेगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। अच्छे से इस बात को याद कर लीजिए, याद रहेगा। किलोमीटर पर आवर को बेटा जी मेरा 5/18 से गुणा कर दो ताकि वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। उसी तरह से उल्टा, अगर कोई चीज मीटर पर सेकंड में है तो उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा कर दो, रेसिप्रोकल से। तो बहुत आसान याद रखना, मैं तो ऐसे याद करता हूँ कि बड़े से छोटा कर रहा है तो 5/18, छोटे से बड़ा करना है तो 18/5। सीधा हिसाब है कि नहीं बताओ? ठीक है। ये स्पीड आ गई 10/18। भाई दूरी कितनी तय करनी है? 200 मीटर का जो फासला है वही तो तय करना है ना, वही तो तय करना है। तो आप एक ही फॉर्मूला याद करो ऐसे केस में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ज्यादा तो याद करने की जरूरत नहीं। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो क्या स्पीड है? स्पीड है बेटा जी मेरे, वहां से स्पीड आपको दिख रही है, 2 से काटोगे तो 5/9 दिख रहा है। स्पीड 5/9 है, दूरी 200 मीटर है और समय आपको नहीं पता, आपको समय सेकंड में आएगा क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर है, तो आपका जो समय आएगा बेटा जी वो सेकंड में आएगा और सारे विकल्प मिनट्स में, उसका हम ध्यान अभी रख लेंगे। तो टाइम कितना आ रहा है, कैंसिल करोगे तो 40 360 सेकंड आ रहा है। ठीक है ना? आपको कटेगा 40, 40 9 360। 360 सेकंड को अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना हुआ तो कोई मुश्किल काम थोड़ी है आपके जैसे स्मार्ट बच्चों के लिए, तो मौके कर लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या था सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अगर दो चीजें एक डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड में माइनस हो जाता है। अगर मान लो कोई दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जैसे हमने प्रॉमिस किया था ना आपको कि सिर्फ हम इन क्वेश्चंस को नहीं, हम और भी आइडियाज डिस्कस करेंगे, वही करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ।
अगर किसी और क्वेश्चन में ऐसा होता कि आप जा रहे हो और सामने से कोई गलत डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड के टाइम पे दोनों ऐड हो जाते हैं। इस बात का अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मुझे लगता है अब तो नहीं भूलेंगे आप। इसको तो कर्व सरफेस एरिया किसी कोन का पूछा जा रहा है आपसे, जिसका रेडियस एरिया स्लैंट हाइट है। भाई कर्व सरफेस एरिया का ना सीधा फॉर्मूला होता है बेटा जी। जो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है ना, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई आर और एल। और किस्मत हमारी अच्छी है, यहाँ पर यहाँ सबका मान प्रश्न दे रखा है। पाई उसने बोला कि 22/7 इस्तेमाल कर लो, तो चलो बात मान लेते हैं, 22/7 इस्तेमाल कर लेते हैं। आर 7 है, बहुत अच्छी बात, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। और एल 8 है, कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 8 176 हो जाएगा आपका। तो एक बार जरा शेप बना के देख लें कि क्या होता है आर एल। वैसे तो क्वेश्चन हो गया हमारा, लेकिन हमें आगे के लिए भी तो अपने को तैयार करना है ना बच्चा। तो बेटा जी याद करिए कि ये रेडियस होता है, ये हाइट होती है, और ये स्लैंट हाइट होती है। कर्व सरफेस एरिया ऐसे वाला होता है। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा होता तो जो बेस का एरिया है ना पाई आर स्क्वायर सर्कल वाला, वो भी ऐड करना पड़ता। वॉल्यूम पूछा होता तो बताओ मेरे बच्चे, वॉल्यूम क्या होता है इसका? वॉल्यूम होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सारे फॉर्मूले याद कर लो ना, ताकि प्रैक्टिस के टाइम पे ही हमारा काम खत्म हो जाए, अलग से और पढ़ने की जरूरत ना पड़े, नहीं तो इस कोर्स का क्या फायदा। तो कर्व सरफेस एरिया तो सर आपने पाई आर एल बता दिया। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा गया होता तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर हम ऐड कर देते, और फिर हमने वॉल्यूम पूछा होता तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और एच एल आर कैसे रिलेटेड है? सिंपल सर, पाइथागोरस से रिलेटेड है। एल स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है। अगर जरूरत महसूस हुई इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रहेगा बच्चा? साथ साथ कॉपी में नोट करते जाइए। इसे सुन के याद नहीं रहता है, बिना लिखे याद नहीं रहेगा, तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट कि क्लास कॉपी में नोट कर लो। तो P1, P2, P3 का एवरेज 50 है। तीन नंबर्स का एवरेज 50 है, तो इनका जो if the value of P1 is half of the average of P2 and P3। तीन नंबर्स का एवरेज 50 है। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सबका सम कर देते हैं और जितने भी नंबर्स हैं उसके काउंट से डिवाइड कर देते हैं। तीनों का सम कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, ये होता है एवरेज। तो आप ये बोल सकते हो बेटा जी मेरे कि P1, P2 और P3 को अगर हम ऐड कर देंगे ना, तो हमें 150 मिलता है। आप ये बात इतना घुमा फिरा के करने की बजाय वर्बली भी बता सकते थे। ये तीन नंबर्स का एवरेज 50 है, तीनों का सम पक्का 150 होगा, तभी एवरेज 50 है ना। तीन नंबर्स का अगर एवरेज 50 है, तो तीनों का जो योग है वो डेफिनेटली 150 बन रहा होगा, तभी एवरेज 50। ठीक है बच्चे, P1 प्लस P2 प्लस P3 150। आई बात समझ में? गुड। अब बोल रहे हैं कि P1 जो है ना वो आधा है एवरेज का। P1 एवरेज का आधा है, तो P1 कितना है? P1 एवरेज तो 50 है, मतलब P1 25 है। क्वेश्चन कहता है कि P1 एवरेज का आधा, मतलब P1 25 है। अगर P1 25 है मेरे प्यारे बेटा जी, तो P2 और P3 का जो सम है वो मिलाकर 125 है, तभी तो पूरा सम 150 बनेगा। P2 P3 का सम आ चुका है, तो इनका जो एवरेज है वो कैसे निकलता है? कभी भी किसी का एवरेज कैसे निकलता है? दो नंबर्स हैं, उनका टोटल, क्योंकि दो नंबर्स है तो दो से डिवाइड करेंगे आप, तो एवरेज क्या आ जाएगा? 62.। सिंपल सा प्रश्न, सिंपल सा उत्तर। अगर आपकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस अच्छी है बेटा जी, तो ये क्वेश्चन आप मौखिक कर सकते हैं, आपको पेन चलाने की नौबत ही नहीं आएगी। ठीक है, गुड। तो एवरेज क्या होता है? सबका सम करना होता है और जितने भी नंबर है उसे डिवाइड करना। तो हमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। अब बॉडमास का रूल हम समझते हैं। बॉडमास को अप्लाई करना होता है। बॉडमास से क्या होता है? सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। अगर लाइन है ना, तो लाइन उससे पहले होता है, जो बार होता है, लेकिन बार दिख नहीं रहा, ब्रैकेट सबसे पहले इन्वॉल्व होगा।
ब्रैकेट ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो ये चीज सबसे पहले आएगी, तो इसका मान कितना हो जाएगा। तो दोबारा लिखिए, 25 प्लस 12 माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ 25 प्लस 12 हमारा रह जाएगा, जो कि बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई होगी 37 आ जाएगा। बेटा जी मेरी बताओ, अब अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर लोगे तो एग्जाम में अच्छा करने का आपको मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं? आपको ऐसा लग रहा है ना कि सर एग्जाम में काफी अच्छा किया जा सकता है, थोड़ा सा कोई सही से गाइड कर दे, तो हमारी बातों को फॉलो करिए, सब बढ़िया होगा। गुड। क्वेश्चंस के वेरिएशन होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही छोटे होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है, तो एग्जाम में ना बहुत जरूरी है कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले जल्दी जल्दी कर लिया जाए। उससे क्या होता है, एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मुझे लगता है कि चलो कुछ अटेम्प्ट हो गया पेपर में, उससे अच्छे क्वेश्चन भी आसानी से कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस अच्छे क्वेश्चन में सोचने का समय मिल जाता है, तो समय मिलेगा तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन भी हुआ, कैलकुलेशन ज्यादा भी तब भी हैंडल हो जाता है। मानते हो ना आप इस बात को? तो आसान आसान क्वेश्चन को फटाफट कर दो और सही करो, जल्दी का तो स्कोप मत ही रहो। कैंप में सोल्जर में 200 दिनों के लिए खाना है, 20 दिनों के बाद 100 सोल्जर्स और ज्वाइन करते हैं, और अब खाना 80 दिनों के लिए होता है। तो शुरू में कितने सोल्जर्स थे ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो 20 दिनों के बाद की बात हो रही है, जब 20 दिनों के बाद की बात हो रही है तो मतलब आपके लिए 180 दिन ही इंपॉर्टेंट है। 20 दिन तक जो जिसने खाना था खा लिया, छोड़ो। 200 दिनों के लिए खाना था, 20 दिन के बाद, है ना, 20 दिन के बाद अब 180 दिन है ना, 180 दिन है। तो इसमें क्या होता है, मान लो एक्स सोल्जर से शुरू में, तो जो एक्स सोल्जर 180 दिनों के लिए खाना था, है ना, एक्स सोल्जर्स का 180 दिनों के लिए खाना था, वो अब कितने सोल्जर्स के लिए खाना है, वो अब एक्स प्लस 100 सोल्जर्स के लिए खाना है, राइट। और कितने दिनों के लिए खाना है बेटा, 80 दिनों के लिए खाना है, ठीक है। समझाओ फिर से क्या किया हमने। हमने बोला कि पहले 200 दिनों की बात हो रही थी, अब 20 दिनों की उसके बाद की बात हो रही है, तो 20 दिन को छोड़िए, अब प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि 180 दिनों के लिए एक्स लोगों का खाना है। अब ऐसे समझो सिंपल, अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही समझने में, तो आपके परिवार में 4 लोग हैं और आपके पास 3 दिन का राशन है ना, 4 लोग हैं और 3 दिन का राशन है। मान लो किसी कारण से 3 लोग शादी में चले जाते हैं, आप अकेले बच जाते हो, आप उस राशन को कितने दिनों तक खा सकते हैं बताओ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, परिवार में 4 लोग हैं, ठीक है। आप मान लो आपके पापा, आपकी मम्मी और आपकी दीदी, ठीक है, पापा मम्मी दीदी, ये 3 लोग और हैं और एक आप। तो ये 3, आप चारों लोगों के लिए राशन 3 दिनों तक का राशन है, आज का, कल का, परसों का। अचानक से सुबह-सुबह फ्लाइट पकड़ के चले जाते हैं वो, किसी की शादी में, रिश्तेदार की शादी में कहीं चले जाते हैं, किसी भी कारण से चले जाते हैं। तो जो खाना है आपका, वो कितने दिनों तक आप खा सकते हो बताओ मुझे? जो राशन है कितने दिनों तक चलेगा? 12 दिनों तक चलेगा। क्या किया, 12 कैसे आए? 4 इंटू 3, है। तो आप क्या करोगे, 3 दिन तक अपने हिस्से का तो खाओगे, अगले 3 दिन पिताजी के हिस्से का खाओगे, उसके अगले 3 माताजी के हिस्से का खाओगे और उसके अगले 3 दिन अपनी दीदी के हिस्से का खाओगे। 12 दिन तक खाओगे ना उसी खाने को। तो 12 कहाँ से आया? 4 इंटू 3। तो हमने वही तो किया है कि जितने नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं इंटू नंबर ऑफ डेज, जितना उनका राशन, और एक चीज बराबर है किसकी, अब सोल्जर्स बढ़ गए हैं, तो इतने सोल्जर्स हैं और राशन कितने दिनों का बचा है? 80 दिनों का बचा है। जो नंबर है सोल्जर्स इंटू जितने दिन का राशन, जो नंबर है सोल्जर इंटू जितने दिन का राशन, ये दोनों चीजें बराबर है, क्योंकि दोनों ही चीजें राशन की क्वांटिटी को डिनोट कर रही है, ठीक है बच्चा। अब एक्स ही तो निकालना है आपको, तो विकल्पों से देख सकते हो कि 80 सीधा सेटिस्फाई करता है। अगर आपको विकल्प से देखना नहीं पसंद है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो विकल्प से दिख रहा है कि 80 इंटू 180, यहाँ से डालोगे तो 80 इंटू 180 एकदम मैच कर रहा है। अगर आप विकल्प से एग्जाम में बैठे तो विकल्प से ही देख लेना चाहिए। तो बेटा जी एग्जाम में बैठे हैं तो मेरी तो एडवाइस है कि आप विकल्प से देखिए, छुट्टी करो, क्वेश्चन करने से मतलब है हमें, है ना। 80 डालो तो 80 गुना 180 आता है, ये भी 80 गुना 180 आता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, आप विकल्प से नहीं देखना चाहते तो आप प्रॉपर्ली सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है सॉल्व करना, ठीक है। तो 18x बराबर है 8x प्लस 800, इधर आएगा तो 10x बराबर है 800 की, जीरो हटा दीजिए तो x बराबर है, ऑल्दो इसको विकल्प से देख लेना चाहिए था, ठीक है।
एक एक्सप्रेशन का आपसे मान पूछा गया, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन। घर में कभी भी आपके कोई डेली लाइफ की चीज़ें ज़रूरत पड़े ना, कोई हिसाब लगाने के लिए बोले, कोई कुछ भी करने के लिए बोले, तो जब तक कि बहुत लंबी-लंबी कैलकुलेशन नहीं है या बहुत ज़्यादा ऐसा जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है घर में हो रही है, उससे कुछ गलत कर दोगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो बात अलग है। अदरवाइज़ आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपकी ये सब क्वेश्चन करने की क्षमता कम हो जाती है। कर लोगे लेकिन समय ज़्यादा लगेगा और गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 14 को 2/7 प्रतिशत प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 हटाते हैं, प्रतिशत हटाते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं। प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए बच्चा मेरा प्रतिशत का साइन हटाते हैं और नीचे 100 चिपका देते हैं। अगर ऐसा करोगे 14 दिन 97 98 200 100/7 एक और 100 नीचे आ गए तो 1/7 बन जाएगा, 100/700 चेक कर सकते हो ना, 1/7 बन जाएगा। प्रतिशत को हटाओ, 100 को नीचे निकालो, कैलकुलेशन करो, 1/7 आपको दिख जाएगा, दिख भी गया होगा शायद। इनटू ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस 12.5% 1/8 होता है। इसमें स्टैंडर्ड है बेटा, स्टैंडर्ड याद करो सब चीजों को। इनफैक्ट आपको मैं एक सजेशन देता हूँ कि थोड़ा सा 10-15 मिनट लगाओ, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/10 तक का तो प्रतिशत याद कर लो, सीधा उल्टा दो। फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करना होता है, 100 से गुना करके। तो मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ कि 1/6 का प्रतिशत बनाओ, तो आप क्या करोगे, 1/6 को 100 से गुना कर दोगे, आता है 16.67, वो प्रतिशत आप याद कर लो कि वो 16.67 प्रतिशत दिखेगा ना, तो मैं उसको 1/6 फ्रैक्शन की तरह सोच पाऊंगा। ऐसे ही कम से कम 1/10 तक, इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करता हूँ बच्चों को 1/20 तक याद कर लो, लेकिन आप एमटीएस के एग्जाम के लिए 1/10 तक तो याद कर ही लो, कम से कम सीजीएल आएगा तो 1/20 तक भी याद कर लीजिए। तो वही 1/8 का बनाया होगा ना आपने, तो तुरंत दिख जाता तो 12.5% है, तो उल्टा भी याद रखना है। 12.5% दिखे तो 1/8, 1/8 किसका, 184 का, 1/8 किसका, 184 का। तो कैंसिल कर देंगे, तो 7 से कैंसिल करेंगे तो 43 यहाँ से बनता है ना, 43, और ये करेंगे तो 23 यहाँ से बनता है, 43 20 से ऐड करेंगे 66 बनता है, 6 से 66, राइट। वही कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, कैलकुलेशन अगर खुद से डेली लाइफ में करोगे तो ऐसे क्वेश्चन करने में कोई खास तकलीफ आपको नहीं है। थीटा वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, हम कोशिश करते हैं जितना आपको देख सकते और डेटा का क्वेश्चन आगे तो नहीं है। ट्राई करते हैं, थोड़ा सा डेटा का क्वेश्चन यहाँ इस बोर्ड पे आपको इतना कन्वीनियंटली नहीं दिख रहा होगा, तो ट्राई करते हैं। 2003 में मेन the number of men in 2003 is what percent more or what percent less than number of women in the same year। तो 2003 में मेन विमेन से कितना ज्यादा है, कम थे, ये पूछा जा रहा है। तो 2003 को देखो, बाकी को देखना ही नहीं है, 2003 को सिर्फ देखो। 2003 का डेटा दिख रहा है, दोबारा मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। 2003 के डेटा में 136 का पॉपुलेशन है, 136 136 का पॉपुलेशन है, और 9:8 में मैन और विमेन, 9:8 में मैन और विमेन, ये मैन का है और ये विमेन का है। तो पूछा जा रहा है कि मेन कितनी ज्यादा कम है, ऑफ कोर्स मेन ज्यादा है विमेन कम, साफ दिख रहा है, मेन ज्यादा है विमेन कम है। अच्छा, अब देखो चालाकी करो, आपसे पूछा गया है कि मेन विमेन से कितने ज्यादा है प्रतिशत में, नंबर नहीं पूछा गया है, नंबर नहीं पूछा गया। जब नंबर नहीं पूछा गया है, ये चीज इतने मायने नहीं रखती है, सिर्फ ये फ्रैक्शन वाला बात मायने रखता है, फ्रैक्शन वाला पार्ट मायने रखता है। तो आप बोल सकते हैं ना, विमेन से मेन कितने अधिक है, बेटा जी मेरे, विमेन से मेन कितने अधिक हैं, विमेन से मेन एक अधिक। प्रतिशत का एक रूल होता है कि जिसके बेसिस पे प्रतिशत कैलकुलेट होता है ना, वो चीज नीचे होती है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि मेन विमेन से कितने अधिक, मैन विमेन से कितने अधिक है, जो बेस है जिसके रिस्पेक्ट में मापा जा रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जा रहा है, वो विमेन है ना, जो बेस है बेटा जी, जिसके रिस्पेक्ट में आप मेजर कर रहे हो, वो विमेन। तो मेन विमेन से एक यूनिट अधिक है, तो जो एक यूनिट अधिक है ना, वो विमेन के बेसिस पे कैलकुलेट होगा, विमेन के बेसिस, विमेन का बेसिस 8 का है, बेसिस 8 का है।
तो 1 अधिक है 8 के बेसिस पे 1/8 अभी-अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था आपने 1/8 जो है वो 12.5% होता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाया था आपको, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, बोला था ना याद कर लो, ठीक है? करना चाहो तो 100 से गुणा कर लो, आ जाएगा। करना चाहो तो 100 से गुणा कर लो बेटा, आ जाएगा। तो ये अधिक है, अधिक तो यहीं से दिख रहा था, अधिक है, कितना अधिक है वो आपने यहाँ निकाला। तो इसमें ये 136 मायने नहीं रख रहा, ये सब गुमराह करने के लिए दिया होता है, ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस के दौरान ये भी सीखना है कि क्वेश्चन का हर डेटा ज़रूरी नहीं है कि इस्तेमाल में आए ही आए, ठीक है बेटा? ठीक है, अगेन बॉडमास वाला जो रूल होता है, लाइन दिख नहीं रही तो ब्रैकेट से शुरू करना पड़ेगा, तो उससे अंदर का ब्रैकेट ये नज़र आ रहा है 7, यहाँ से शुरू करें 50 माइनस 6 गुणे 7 डिवाइडेड बाई 8 और बाद में 18 से जोड़ना, 18 जोड़ना पड़ेगा। तो 50 में से 42 माइनस करेंगे बेटा, तो 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 18। पहले डिवीजन होता है बाद में प्लस होता है ना, बॉड मास बचपन में पढ़ा था आप लोगों ने। आपका आंसर 19। गुड, डन। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहले से नहीं जानते तो भूल गए होगे, जानते तो पढ़ा तो पहले हो गई होगा। इनमें क्या करना होता है ना, इसमें आप इसका एचसीएफ ढूंढो, ऐसे क्वेश्चंस में आप 25 और 315 का एचसीएफ, ठीक है? तो आप ढूंढिए एचसीएफ ऑफ किसका, 25 और 315, 25 और 315 वर्बली वैसे दिख रहा है 5 है, लेकिन अगर आप तरीके से करना चाहते हो तो कर लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हैं। 25 315 है ना, 12 बार में 300 होता है, इतना बेसिक कैलकुलेशन तो आता होगा बेटा जी आपको। 15, फिर ये 25 होता है, एक बार में 15, 10, 15, एक बार में 10, फाइनली 5 से 10 पूरा कैंसिल होता है, और जो आखिरी डिवाइजर होता है वही आपका एचसीएफ होता है। ये बहुत पहले आपने क्लास 10th वगैरह में लॉन्ग डिवीजन में सीखा था, दोबारा याद करा दो, नहीं याद आ रहा तो। क्या करना होता है बेटा जी, अगर आपको दो नंबर्स का एचसीएफ लेना होता है तो आप छोटे से बड़े को डिवाइड करना शुरू करते हो, तो जो रिमाइंडर आता है ना वो नया डिवाइजर हो जाता है, और जो पुराना डिवाइजर था ना पहला वाला वो डिविडेंड हो जाता है। डिविडेंड समझते हो, जिसको डिवाइड किया जाना है। ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि रिमाइंडर पूरा जीरो नहीं आ जाता, और जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है ना मेरे बच्चे, तो जो लाखी डिवाइजर होता है वही आपका एचसीएफ होता है, मतलब वो 5 आपका एचसीएफ हो गया है। तो आपका जो आंसर है बेटा जी, आपका आंसर है 4 की पावर 5 माइनस, 4 की पावर 5 करोगे तो 2 की पावर 10 बन जाएगा, समझ में आता है ना, 2 की पावर 2 की पावर 5, 2 और 5 गुना हो जाएंगे, है ना। ये फॉर्मूला याद होगा ना, ए की पावर बी होल की पावर सी होता है, ए की पावर बी सी, है ना बच्चा। ये फॉर्मूला आपके स्कूल में टीचर्स ने सिखाया था, याद है कि नहीं? राइट, ए की पावर बी की पावर सी, ए की पावर बी सी होता है, राइट। तो ये तो आप आराम से निकाल सकते हो, ये 1024 होता है, 1024 में से एक कम कर देंगे तो 1023 आपका, ताकि ये पावर 5 ऐसे ही निकाल लो। गुड, ठीक है, तो याद कर लो, ऐसे क्वेश्चंस में याद कर लो क्या करना होता है, इन दोनों पावर्स का आपको एचसीएफ लेना होता है। एचसीएफ कैसे लेते हैं मैंने आपको याद करा दिया, ठीक है। अगर आपको ज्यादा तकलीफ महसूस होती है ना कभी किसी प्रश्न में, तो उसको दो दो बार कर लिया करो, क्योंकि पुरानी बात है ना, आप दिमाग से निकल गई है आपके, थोड़ा सा एफर्ट तो देखो डालना पड़ेगा। हमें आपके साथ कोई और हेल्प चाहिए तो बिल्कुल खुल के बताइएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? अच्छा, एक है कि जैसे हमने सीएचएसएल के लिए किया था, उसमें चैप्टर वाइज कर दिया था, इसमें हम मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि मिक्स करने में फ़ायदा क्या है मुझे लगता है, फ़ायदा ये है कि हम हर जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो हर चैप्टर थोड़ा-थोड़ा कवर हो रहा है। क्योंकि उसमें स्टेज असल प्रीवियस अगर चैप्टर वाइज़ करोगे तो अगर कोई 3-4 लेक्चर छूट गए तो 3-4 चैप्टर ही छूट गए आपके। इसमें अगर आपके 3-4 लेक्चर छूट भी जाएँगे तो चैप्टर नहीं छूटेगा, हर चैप्टर थोड़ा-थोड़ा कवर हो चुका होगा। तो थोड़ा रिस्क रिस्क है जो रहता है, रिस्क कम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं अ, ओपन टू चेंजेस हूँ, ओपन टू अमेंडमेंट्स हूँ। कोई भी फीडबैक है प्लीज़ खुल के बताइएगा, ताकि जो अगले एग्ज़ाम के लिए हम ये ऐसी लेक्चर सीरीज़ लाएँ वो और आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। सिर्फ़ मैं अपने दिमाग में सोचूँ और लेकर आऊँ ऐसा नहीं,
आप बताओ क्या चाहिए आपको, वो हम लेकर आएंगे आपके लिए, सीजीएल वाला जो एग्जाम है उसके लिए। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% और 30% की, जो कि दिए जा रहे हैं आइटम को बेचने के दौरान। तो क्या रेशियो होगा मार्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस? सक्सेसिव डिस्काउंट है 20%, 10, 30%। तो आप समझो कि अगर 100 रुपए का आइटम था और उसमें हमने 20% का डिस्काउंट दिया है, तो वो आइटम अब 80 रुपए का हो गया ना बेटा। 100 रुपए का आइटम था, उस पर आपने 20% की छूट दे दी, तो वो कितने रुपए का हो जाएगा? 80 रुपए का। अब ऐसे दुकानदार करते ना लुभाने के लिए, दुकान के वाले देते 20% प्लस 30% डिस्काउंट। तो आप समझदार हो, आप जानते हो कि 50% डिस्काउंट ज्यादा कम होता है, क्योंकि अब जो 30% कैलकुलेट होगा डिस्काउंट, वो नए वाले प्राइस पे कैलकुलेट होगा, है ना। वो जो 30% की छूट होगी, वो 100 पे नहीं, अब वो 80 पर कैलकुलेट की जाएगी। तो 80 पर 30% की छूट कितनी होती है? 24 की होती है। 80 पर बेटा जी 30% की छूट कितनी होती है? 24 की होती है। तो 80 पे 24 की छूट और करोगी, 80 में से 24 माइनस करोगे बच्चा, तो 56 आ जाएगा ना। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? तो चलो ऐसे कर लेते हैं, आपने 20% की छूट दी है, तो इसका 80% करना पड़ेगा, 0.8 करना पड़ेगा। आपने इसमें और 30% की छूट दी बेटा जी, तो इसका आपको 70% चाहिए। 70% मतलब 0.7। अब ठीक है, आए समझ? अगर आपने 20% की छूट दी है, तो आपको 80% चाहिए। अगर आपने इसमें 30% की छूट दी है, तो आपको इसका 70% चाहिए। गॉट इट? तो अब आपसे रेशियो पूछा गया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। 100/56 आपका उत्तर है, जिसको आप कैंसिल करेंगे 4 से, तो 25/14 आ जाए, है कि नहीं? गुड। देखो वृत्त का व्यास, व्यास क्या होता है इंग्लिश में? डायमीटर। कि त्रिभुज के आकार का 7/4 गुना है, और त्रिभुज की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 56 दिया हुआ है, त्रिभुज की ऊंचाई 14 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 56 है, तो त्रिभुज का जो आधार है वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ गुने बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला याद है ना? त्रिभुज का जो आधार होता है बेटा जी, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ गुने बेस इंटू हाइट। और वो प्रश्न ने दे रखा है कि वो 56, और प्रश्न ये भी दे रखा है कि जो हाइट है वो 14 है। 2 से 7 कैंसिल होगा, 8 हो जाएगा, तो बी 8 हो जाएगा। ठीक? तो आधार जो है वो 8 हो गया। अब आधार अगर 8 हो गया है, तो जो व्यास है डायमीटर, है ना, जो डायमीटर है वो 7/4 गुना है। 7/4 गुना मतलब 14 सेंटीमीटर इसका व्यास है, डायमीटर है। ठीक है, पूछा क्या गया? सरकमफ्रेंस पूछा गया है। तो आप यहाँ तो यहाँ से रेडियस निकाल लो, रेडियस इसका आधा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और वहां से सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला चिपका दो। जो सरकमफ्रेंस होता है ना बेटा जी, उसका फॉर्मूला होता है 2 गुने पाई गुने, तो दो तो दो ही रहेगा। पाई क्वेश्चन कहता है क्या 22/7 लेकर चलिए भाई, क्वेश्चन कहता है क्या 22/7 लेकर चलो पाई को, चलो ले लेते हैं। तो 22/7 पाई हो जाएगा, और रेडियस आप 7 निकाल चुके हो। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुना 2 सीधा 44 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना मत भूलना। 44 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा बेटा। और अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 100 से डिवाइड करना जरूरी होता है, याद ही होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी कहानी हमें सुनाई गई है, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इतना तो हम आराम से डील कर सकते हैं, isn't it? तो पहले हमें कहानी सुनाई गई, जिससे हमने आधार फाइंड किया त्रिभुज का, उसकी मदद से हमने व्यास फाइंड किया, उसकी मदद से हमने त्रिज्या फाइंड रेडियस फाइंड किया, और रेडियस फाइंड करने के बाद फिर हमने सरकमफेरेंस फाइंड कर लिया। फाइन, गुड। तो एक बोट है, वो 80 किलोमीटर ट्रेवल करती है करंट स्पीड,
विद द करंट, ठीक है, वो 80 किलोमीटर ट्रेवल करना विद द करंट मतलब देखो, करंट की स्पीड, अगर आप बोट की स्पीड 14 स्टिल वाटर मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा, पानी की धारा नहीं बह रही, पानी स्थिर है बिल्कुल, तो बोट 14 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकती, ये क्वेश्चन कह रहा है। और पानी की धारा अब बहनी शुरू हो जाती है कुछ 6 की स्पीड से, तो बोट धारा के साथ बह रही है, अगर बोट धारा के साथ बहेगी बच्चे तो स्पीड बढ़ जाएगी, कॉमन सेंस है। तो आपके लिए जो स्पीड हो जाएगी इफेक्टिवली वो 14 और 6 का सम 20 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी कि नहीं बताओ। दूरी आपकी 80 किलोमीटर की है ना, दूरी 80 किलोमीटर की आपको तय करनी है। मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया था ना एक क्वेश्चन में, देखो इसी क्लास में, देख रहे हो इसी क्लास में रिपीट हो गया, स्पीड इज टू डिस्टेंस बटा टाइम। तो अगर आप स्पीड को 20 डाल देंगे, डिस्टेंस को 80 डाल देंगे, टाइम आपको नहीं पता, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन निकाल के दिख जाएगा कि जो टाइम है वो 4 घंटे होगा। और क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में था, डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो जो टाइम है वो भी आवर में आएगा पक्का। है समझ? तो प्रैक्टिस करने का फायदा बिल्कुल मिलेगा आपको, बस भरोसा करके प्रैक्टिस करती जाइए, जरूर फायदा नजर आएगा। रेशियो टोटल सरफेस एरियाज ऑफ क्यूब दिया हुआ है, सरफेस एरिया का रेशियो। देखो सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है, 6L स्क्वायर फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए। क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 6 इंटू साइड का स्क्वायर, याद रहेगा, नोट करो कॉपी में। क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो रेशियो निकालोगे तो 6 और 6 को कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली साइड के स्क्वायर का रेशियो है ना। रेशियो निकालोगे बेटा जी मेरा, तो 6 और 6 तो कैंसिल हो जाएगा ना। ये जो दिया हुआ है ये साइड के स्क्वायर का रेशियो है, तो सिर्फ साइड्स के स्क्वायर है ना, साइड्स के जो स्क्वायर है S1:S2 जो है वो तो इसका रूट हो जाएगा, क्योंकि साइड्स के स्क्वायर का रेशियो है, साइड्स का स्क्वायर इसका रूट हो जाएगा 7:2। अब जो वॉल्यूम होता है बेटा जी वो इसकी क्यूब होती है, तो वॉल्यूम्स का अगर आप रेशियो निकालोगे तो S1 क्यूब:S2 निकालना पड़ेगा, दैट इज 7 क्यूब, दैट इज 7 क्यूब इज टू 9 है ना, 7 क्यूब इज टू 9 क्यूब, 7 क्यूब 343 होता है और 9 क्यूब 729 होता है। इतना बेसिक तो आपको याद होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके तो फाइंड कर ही लोगे बच्चा मेरा, ठीक है। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, अगर आप उसका अनुपात निकालते हैं तो 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली जो रेशियो दिया हुआ है वो साइड्स के स्क्वायर का रेशियो है, तो साइड के रेशियो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 49 का रूट 7, 81 का रूट, और क्यूब वॉल्यूम का रेशियो इसका क्यूब का रेशियो हो जाएगा। ये बस समझे बेटा। चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो 64.5, चार लगातार नंबर्स का जो एवरेज, ठीक है। तो चार लगातार नंबर्स का सम कितना है, चार लगातार नंबर्स का सम कितना है, तो एक नंबर है n1, एक नंबर है n1+1, एक नंबर है n1+2 और एक नंबर है n1+, चार नंबर्स हो गए ना, ये 1 2 3 4। तो एवरेज अगर 64.5 है, एवरेज कैसे निकलता है, इनको 4 से डिवाइड कर दिया और जो वैल्यू आई वो एवरेज हो गया, वो आ गया 64.5। जो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, सीधा 4 को गुना करके लिख दिया करना एक ही बार ना, सीधा 4 को गुना करके एक ही बार में लिख दीजिएगा। तो बेटा जी मेरे आप कह सकते हैं ना कि 4n1 प्लस कितना आ रहा है 6, वो बराबर है किसकी, 4 गुना हो जाएगा उधर, तो 4 अगर गुना होगा तो 4 से 4 गुना करो 240, साढ़े 4 से 4 गुना करो 18, तो 258 आ जाएगा ना बच्चा, 258। 6 को उधर लेकर जाइए तो 252 हो गया, 6 को उधर लेकर जाइए तो 252 हो गया, बेसिकली n1 63 आ जा रहा है ना, n1 63 आ जा रहा है, सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब n1 63 आ जा रहा है बेटा जी, तो आपका आंसर n1 नहीं है, आपका आंसर लार्जेस्ट है, जो लार्जेस्ट नंबर है वो दिख रहा है ना लिस्ट में n1+3 है, तो n1 अगर 63 है तो n1+3 का मान 66 होगा ना, ठीक है। आप इसको और ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, मैंने ये तरीका बताया कि आप हमेशा ये तरीका काम करेगा। एक और तरीका ये भी है कि अगर चार लगातार नंबर्स का एवरेज 64.5 है, तो बेसिकली जो
आजू-बाजू के नंबर्स होंगे ना, मिडल वाले नंबर्स, जैसे ये 4 लगातार नंबर्स, तो इनका जो एवरेज है ना, वही पूरे का एवरेज होता है। बेसिकली इसका एवरेज 64.5 है, तो ऑफ कोर्स फिर ये 64 ही होगा और ये 65 ही होगा, क्योंकि नंबर्स लगातार हैं, तो ये अपने आप 66 हो जाएगा और ये 63 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है ये, अगर आप सीख सकते हो सीख लो, तो कोई बात नहीं, जो आपको मैंने पहले तरीका बताया है, उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। थोड़ा-सा समय लग रहा है, बट इतना कुछ खास नहीं लग रहा, कैलकुलेशन आप फटाफट करके मैनेज कर सकते हो। सीख लो अगर आप सीखना चाहते हो तो। अगर 4 नंबर्स लगातार है ना, तो उनका जो एवरेज होता है, वो बीच वाले दोनों का एवरेज होता है। बेसिकली बीच वाले दोनों का जो एवरेज है, वो 64.5 है। मतलब इसमें ये वाला 64 होगा, ये वाला 65 होगा, तभी तो उनका एवरेज 64.5 होगा। भाई ये 64 ये 65 तो 66 ये 63, फटाफट भी कर सकते हो। कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर। तो देखिए, कोई सम अपना 3 गुना हो जाता है 13 सालों में कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 9 गुना कितने टाइम में हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में यही बात इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई चीज इसका 3 गुना हो जा रही है, तो वो इसका भी 3 गुना उतने ही समय में हो, राइट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बेटा जी, जो मल्टीप्लाइंग वाला फैक्टर है ना, जैसे अगर कोई चीज 3 गुना हुई है 13 सालों में, तो उसका और 3 गुना और 13 सालों में हो जाएगी। तो ये अगर 13 सालों में काम हुआ है, तो ये काम भी और 13 सालों में ही होगा बेसिकली, और इसका भी फर्दर 3 गुना और 13 साल में हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही तो पूछता है आपसे कि 9 गुना कितने में हो गया है? 9 गुना कितने में हुआ है? 26 साल। फिर से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। कंपाउंड इंटरेस्ट का यही फंडा होता है कि अगर कोई प्रिंसिपल, कोई मूलधन 13 सालों में 3 गुना हो गया है, तो और 13 सालों में उस 3 गुने का 3 गुना हो जाएगा, मतलब 9 गुना हो जाएगा। अगर आप 13 साल और देंगे, इसके बाद भी 13 साल देंगे, तो इस 9 गुने का और 3 गुना मतलब 27 गुना हो जाएगा। आप 13 साल का एक और स्पैन अगर देंगे, तो 27 गुने का 3 गुना 81 गुना हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आ रही है बात समझ में? ये कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी होती है, अच्छे से इस बात को याद कर लो आप। ठीक है, फाइन। इसमें से पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, इसमें से पूछा गया बेटा जी कि सबसे बड़ा कौन है? तो क्या करें? अब देखो, अगर आप प्रतिशत के हिसाब से निकालोगे, तो ये तो 50% है ना? ये 50% है और ये 50% से कम है, 40% दिख रहा है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा, इसको तो हटाओ। ठीक है, ये 60% है, ये 60% है। फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करके 100 से गुना कर सकते हो। ये मामला फंसा है यहाँ पर। तो अगर 8/5 को देखोगे तो 60% तो नहीं है, क्योंकि 9/15 जो होता है ना, वो होता है 60%। तो ये 9/15 से तो कम ही है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये आपका ऐसे कंपेयर करके कर सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका है, क्या? सबके नीचे एक ही डिनोमिनेटर रखो, सबके नीचे आप, यहाँ 5 है, 15 है, 2 है, 5 है, तो ऐसा करो सबके नीचे 30 कर दो, सबके नीचे 30 कर दो, फिर तो आपको दिख ही जाएगा। सही, सबके नीचे 30 कर दो। तो ये 5 है ना, 5 को 30 बनाने के लिए 6 गुना करोगे, तो ऊपर वाले को भी 6 गुना, 2 का 6 गुना 12 हो जाएगा। बेटा जी 2 का 30 करेंगे तो 15 से गुना किया, ये भी 15 से गुना हो जाएगा। 15 का 30 किया मेरा बच्चा, तो आपने 2 गुना किया, तो 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी में 5 का 30 किया तो 6 गुना किया, तो 6 गुना 3 18 हो जाएगा। क्लियर कट, ये विनर है, जो हम पहले भी निकाल चुके थे। अगर आपको हमारा पहले वाला तरीका समझ नहीं आया, तो ऐसे तो मैनेज आप कर ही लोगे ना बेटा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपके पूरे असाइनमेंट के बाद ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ। ये क्वेश्चन करिए, कमेंट्स में हमारा आंसर डालिएगा, और अगर डाउट हो, नहीं ये क्वेश्चन कर पाओ, नहीं आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप हमें बताइएगा, फिर हम आपको अलग से बता देंगे कैसे बताएंगे। हमारे चैनल पे आप, हमारे चैनल पे नंबर्स हैं आपके, आपके पास हमारे नंबर्स हैं, उस पर आप मैसेज करेंगे तो हम उस पर रिवर्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हमारा ये पहला सेशन था जिसमें हमने वैरायटी ऑफ चैप्टर्स कवर करने की कोशिश की। ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि
तसल्ली से आपकी तैयारी पूरी नहीं हो जाती। ठीक है बच्चों? रेगुलरली लेक्चर्स को देखकर अपना इम्प्रूवमेंट करेगा और जो पुरानी गलतियाँ आपने करी है नहीं ढंग से पढ़ने की, उसकी भरपाई यहाँ से हो जाए।